हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक लंबी सुनवाई के पश्चात अपना निर्णय सुरक्षित रखते हुए सुना दिया है। निर्णय के अनुसार जो को एक्यूज थे संचिता और शरद, उन दोनों को एक्विट किया है। अभी आसाराम की सजा को 376D, 120B, 134 तक की हद तक हटाकर बाकी सारे जो ट्रायल कोर्ट ने जो कन्विक्शन किया था उस कन्विक्शन को एज सच रखा है। अभी आसाराम को अब जो अन्य जो सजा है उनकी उन्हें पूरा करने के लिए निश्चित तौर पर सरेंडर करना होगा, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी दिशा निर्देश दिए हैं कि वो तुरंत प्रभाव से सरेंडर करें। देखिए, अब वो अभी जजमेंट हाथ में नहीं आया है। कोर्ट ने सिर्फ अपना एक ऑपरेटिव पार्ट सुनाया है। एक बार जजमेंट हाथ में आ जाए, उस जजमेंट को पढ़ने के पश्चात ही निश्चित तौर पर ये क्लियर हो पाएगा कि उन्हें किन आधारों पर जो है वो बरी किया गया है। अभियुक्त आसाराम को किन आधारों पर जो है 376D और 120B 34 के चार्जेस से जो है वो दोष मुक्त किया गया है। ये जजमेंट का पूरा पढ़ने के पश्चात ही उस पर कोई बात की जा सकती है। अभी बहुत जल्दी होगा उसके बारे में कुछ भी बोलना। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एक लंबी सुनवाई के पश्चात अपना निर्णय सुरक्षित रखने के बाद आज अपना निर्णय सुनाया। उस निर्णय के अनुसार अभियुक्त आसाराम द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को जो है नामंजूर करते हुए कुछ धाराओं में उनको निश्चित तौर पर राहत मिली है, परंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 376B, 376(2)F, 354, 342, 509, सेक्शन 23 जेजे एक्ट, सेक्शन 3 और 4 पॉक्सो एक्ट 376 के तहत उनको दोषी माना है। और जो माननीय ट्रायल कोर्ट द्वारा जो आदेश निर्णय पारित किया गया था दंडादेश होने में, उसको बरकरार रखा है, जिसके अनुसार आसाराम को अब अपनी बची हुई सजा जो है वो न्यायालय में भुगतनी होगी और साथ ही साथ न्यायालय द्वारा उन्हें ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो तुरंत प्रभाव से सरेंडर करें, चूंकि वो अभी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पर है। सर, आपको लगता है कि पीड़िता को जो है साथ न्याय हुआ? पीड़िता की भी एक एप्लीकेशन जो है पेंडिंग थी, उस पर क्या हुआ? देखिए, अभी जैसा मैंने अभी बताया कि जो पीड़िता, हमने एक अपील फाइल की थी सेक्शन 341 CRPC में, दैट एप्लीकेशन वाज आल्सो हर्ड बाय द ऑनरेबल डिवीजन बेंच। पर अभी ये इन 3 अपीलों पर फैसला आया है जो अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अभी उस पर भी न्यायालय से जो भी स्थिति स्पष्ट होती है उसके बारे में पता चलने पर उसके बारे में भी सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो निश्चित रूप से केसेस क्या देखिए, आसाराम प्रकरण में आज ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक लंबी सुनवाई के पश्चात अपना निर्णय सुरक्षित रखते हुए सुना दिया है। निर्णय के अनुसार जो को एक्यूज थे संचिता और शरद, उन दोनों को एक्विट किया है। अभी आसाराम की सजा को 376D, 120B, 134 तक की हद तक हटाकर बाकी सारे जो ट्रायल कोर्ट ने जो कन्विक्शन किया था उस कन्विक्शन को एज सच रखा है। अभी आसाराम को अब जो अन्य जो सजा है उनकी उन्हें पूरा करने के लिए निश्चित तौर पर सरेंडर करना होगा, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी दिशा निर्देश दिए हैं कि वो तुरंत प्रभाव से सरेंडर करें। देखिए, अब वो अभी जजमेंट हाथ में नहीं आया है। कोर्ट ने सिर्फ अपना एक ऑपरेटिव पार्ट सुनाया है। एक बार जजमेंट हाथ में आ जाए, उस जजमेंट को पढ़ने के पश्चात ही निश्चित तौर पर ये क्लियर हो पाएगा कि उन्हें किन आधारों पर जो है वो बरी किया गया है। अभियुक्त आसाराम को किन आधारों पर जो है 376D और 120B 34 के चार्जेस से जो है वो दोष मुक्त किया गया है। ये जजमेंट का पूरा पढ़ने के पश्चात ही उस पर कोई बात की जा सकती है। अभी बहुत जल्दी होगा उसके बारे में कुछ भी बोलना। आसाराम प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने लंबी सुनवाई के पश्चात अपना निर्णय सुरक्षित रखा था, उसे आज सुनाया है। निर्णय के अनुसार आसाराम द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है और जो सह अभियुक्त थे संचिता और शरद, उनकी अपील को अलाउ किया गया है। जो ट्रायल कोर्ट ने आसाराम को सजा दी थी उसमें से गैंग रेप का आरोप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नहीं माना गया, परंतु धारा 376(2)F का अपराध माना है, जिसमें माननीय विचारण न्यायालय द्वारा आसाराम को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उनको जो है उम्र कैद शेष प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक का सजा सुनाई थी, वो बरकरार रखी है और न्यायालय द्वारा आसाराम को तुरंत प्रभाव से सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। आपको लगता है कि पीड़िता के साथ न्याय हुआ आज? देखिए, ये एक पार्टली है जजमेंट है, क्योंकि सिंस ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज एक्विटेड 2 accused persons who hatched the conspiracy, तो अभी हमें जजमेंट हाथ में नहीं आया है, बट जो कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है ओनली ऑन दैट बेसिस आई एम सेइंग सो। बट सो फार एज जस्टिस विद द विक्टिम इज कंसर्न, आई कैन सर्टेनली से कुछ हद तक तो राहत मिली है, बट ऑब्वियसली वी विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट in respect of the acquittal
of these two co-accused persons. सर आप पीड़िता की ओर से लंबे समय से पैरवी कर रहे हैं, पीड़िता की ओर से भी एक अपील पेश की गई थी क्योंकि प्रकाश देखिए अभी वो पता नहीं चला है क्योंकि न्यायालय द्वारा केवल अपील पे ही इनकी अपील पर ही जो है वो अपना निर्णय बताया है। तो अभी वापस न्यायालय में जाके वी विल मेक अ रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट दैट जो हमारी जो अपील थी, जो 340 की जो दरखास्त थी, जो माननीय न्यायालय के समक्ष, विचारणा न्यायालय के समक्ष हमने प्रस्तुत की थी, उसकी हमने अपील यहाँ पेश की थी क्योंकि न्यायालय द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा ये कह के उसको रख दिया था कि चूंकि अब कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, तो उसकी क्योंकि उसके अंदर जो है वो फर्जी दस्तावेजात को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आरोप उस प्रार्थना पत्र में लगाया गया था। तो अभी उस पर भी न्यायालय से जो है मैं समझता हूँ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।